स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है कोई बात चले। शनि की चाल बदलने वाली है, यानी कि आपके ग्रह चाल भी पलटने वाले हैं। शनि कब अपनी वक्री चाल चलेंगे, किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या उपाय होंगे, कैसे शनि को खुश रख सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब हमारे इस खास शो में आज मिलेगा। हमारे साथ देश के कई जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे, आपको शनि की वक्री चाल के बारे में बताएंगे, साथ ही शनि को प्रसन्न करने के सटीक उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए आखिर क्या है शनि की वक्री चाल। शनि चलने वाले हैं उल्टी चाल। ग्यारह मई से शनि की वक्री चाल से बढ़ेंगी परेशानियां। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया। शनि के बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्वराय नमः मंत्र के जाप में मिल सकती है राहत। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनि नमः। 11 मई 2020 से शनि अपनी चाल को बदलते हुए वक्री हो जाएंगे। शनि की वक्री चाल 142 दिनों तक रहेगी। इसके बाद 29 सितंबर से शनि वक्री से फिर मार्गी हो जाएंगे। शनि के बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रों सह शनेश्वराय नमः मंत्र के जाप से मिल सकती है राहत। 11 मई को शनि के वक्री होने से पहले 24 जनवरी 2020 को शनि ग्रह का धनु को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश हुआ था। शनि के राशि परिवर्तन से कई राशियों पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला, लेकिन अब शनि वक्री चाल चलेंगे। ऐसे में इसका क्या असर होगा, इस बारे में आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा आज आपको हर जरूरी जानकारी देंगे। जिन राशियों पर शनि के वक्री होने का प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। 5 राशियों पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का कारक ग्रह माना गया है। शनि के वक्री होने का सबसे ज्यादा असर उन राशि के जातकों पर पड़ेगा जिन राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठा है तो आपको इसका कष्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ भाव में है तो आपको इसका अशुभ असर देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान दौर में धनु, मकर और कुंभ राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। वहीं 2 अन्य राशि मिथुन और तुला पर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनि के वक्री होने पर कुल 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तो देखा आपने ये जिस रिपोर्ट हमने आपके लिए बनाई और हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर शनि की वक्री चाल के मायने क्या हैं और इसका अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। देश के कई जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे और आज देश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे क्या जुड़ाव है शनि के वक्री चाल का, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उस राशि के अंतर्गत आते हैं जिस पर शनि के वक्री चाल का बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे तमाम ज्योतिषाचार्य से। इस बीच हमारे साथ 2 ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही श्रुति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास आती हूं और रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की कि आखिर शनि की वक्री चाल का मतलब क्या है, लेकिन इसके क्या मायने हैं। अगर वाकई शनि की वक्री चाल है तो किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जरा विस्तार से अगर आप बता सकें दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं शनि का ये कंसेप्ट बताना चाहूंगा, कोई ग्रह वक्री क्यों होता है। जब कोई ग्रह अपनी साधारण चाल से स्लो हो जाता है, धीरे धीरे चलता है या वो धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसको वक्री बोलते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी गली के अंदर एक आतंकवादी आता है गोली चलाता हुआ और वो फिर वापस दोबारा गली में आ जाता है और फिर वापस चला जाता है, यानी 3 चक्कर लगाता है गली के अंदर तो 3 गुना नुकसान करेगा। इसी प्रकार से अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो 3 गुना शुभ फल देता है।
तो शनि सबके लिए वक्री बुरा नहीं होगा, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बुरे भाव जो होते हैं कुंडली के अंदर 3, 6, 8, 12, इसमें सबसे ज्यादा तीसरा, छठा, 12वां भाव इनकी होगा तो वहां पर तकलीफ जरूर देगा। जैसे एक सिंह लगन है या सिंह राशि है, सिंह राशि के लिए छठे भाव में वक्री होगा। अब बुरा भाव और बुरा ग्रह और 3 बार उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, फिर उल्टा हो जाए, तो सिंह राशि वालों को थोड़ा इफेक्ट करेगा। और जिनके अष्टम भाव में चलेगा उनको, अब मिथुन राशि वालों उनके अष्टम भाव में आएगा तो वहां पर भी थोड़ा कहीं तकलीफ देगा। और धनु राशि उनका सेकंड हाउस और वृश्चिक, जिनके कुंभ राशि वाले हैं उनके 12वें भाव में आ जाएगा। तो 3 राशि वालों के लिए तो ये थोड़ा तकलीफ दे होगा, बीमारी के लिए, हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। बाकी जो राशियां हैं उन पर इसके जो प्रभाव है वो पॉजिटिव होंगे। केंद्र और त्रिकोण में जब ये आएगा तो वहां पर अच्छा फल करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई अगर राक्षस हो, आतंकवादी हो, और उसको अगर आप अच्छा डिपार्टमेंट कोई दे दो, मुख्यमंत्री बना दो आतंकवादी को, तो वो फिर अच्छा फल करना शुरू कर देता है। तो केंद्र और त्रिकोण में इसके अच्छे फल होंगे, यानी मिथुन राशि के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर, और साथ में कुंभ राशि के ऊपर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। 12 राशियों में सब स्थानों पर एक जैसा ग्रह एक जैसा फल कभी नहीं देता। जहां वो तकलीफ में होता है वो तकलीफ देता है, जहां अच्छी जगह पर होता है वो अच्छी जगह पर भी अच्छा फल देने की पूरी कोशिश करता है। सुमन जी जी जी, श्रुति जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप कैसे देखती हैं इसे, किस तरह का गलत प्रभाव और किस तरह का सही प्रभाव? नमस्ते। सबसे पहले तो इंडियन न्यूज के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते, साधुवाद। अब हम बात करेंगे, जैसा आदरणीय डॉक्टर एच.एस. रावत ने बात करी शनि वक्री की, और कल ही हम बात कर भी रहे थे कि वक्री शनि मेरे जीवन में क्या प्रभाव लाएगा और देश दुनिया पर क्या प्रभाव लाएगा। तो पहले एक चीज ये बता दूं मैं, जैसा रावत जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। वक्री यानी वक्री होना ऐसा नहीं है कि ग्रह उल्टी चाल घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जब प्लैनेट्स जाते हैं तो हम जब ऊपर से देखते हैं, जैसे ये अर्थ है, सोलर सिस्टम के आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। तो यदि हम एक डायरेक्शन से देखें तो एक तरफ एक प्लैनेट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो दूसरा नीचे आता हुआ दिखता है। जब वो नीचे आते हुए दिखता है तो ऐसा लगता है कि उसकी चाल उल्टी हो गई, तो इसीलिए हम उसे वक्री कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए, कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसका प्रभाव जो है वो अपने हिसाब का रहता है, इन द सेंस कि कई बार वो प्रभाव जो है बहुत पॉजिटिव लेकर आता है। जैसे कि रावत जी ने कहा 3, 6, 8 में ये अक्सर नुकसान देता है, यानी कि जिनकी अढ़ैया चल रही उनके लिए ये बेहद नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव ही पड़ने लग जाता है। जी रावत जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ, और भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, किस तरह का असर पड़ेगा, ये भी जरा बताइए। और तमाम राज्यों पर अगर हम असर को समझने की कोशिश करें, किस पर खतरा ज्यादा, किस पर खतरा कम? जी, ये सवाल मुझसे है? रावत जी से। रावत जी, मैं बताना चाहूंगा सुमन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम ये देखते हैं कि जब ग्रह इस तरीके से गोचर में घूम रहा होता है तो घूमते घूमते जिन स्थानों पर वो जाएगा तो उन्हीं स्थानों पर वो नुकसान तो करेगा कहीं ना कहीं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है तो वो जिन जिन राज्यों से निकलेगा उन राज्यों को नुकसान करेगा। अब हमारे भारत की वृष लगन है, अब वृष लगन के अंदर शनि का जो मूवमेंट है वो चलेगा भाग्य स्थान पर और साथ में कर्म स्थान पर वृष लगन से। तो ये जो भाग्य स्थान है ये साउथ वेस्ट दिशा आती है। तो हमारी ज्योतिष ये कहती है कि जो ग्रह जिन भावों से घूमता है वो भाव जिस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, उस दिशा पर ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शंस, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में यानी आप समझ लीजिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शंस के जो हमारे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, इन पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। अब जहां पर वो ग्रह घूम रहा है वहां से उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ आती है? सप्तम दृष्टि उसकी सीधी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहां से नॉर्थ ईस्ट, वहां से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हमारा जो पड़ेगा दिल्ली की तरफ आ जाएगा, पंजाब की तरफ आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और साथ में पंजाब, ये इन दोनों को शनि भारत की राजधानी से, यानी जहाँ दिल्ली राजधानी है वहां से अगर मैं इन डायरेक्शंस को लेता हूँ
भारत की डायरेक्शंस को लेता हूं तो ये 6 से 7 स्टेट ऐसे हैं जिन पर शनि की सप्तम दृष्टि और शनि का वृष लगन से गोचर इनको इफेक्ट करने के योग बना रहा है। श्रुति जी, आपसे भी यही सवाल है कि देश के किस हिस्से पर कैसा असर पड़ेगा इस शनि के वक्री चाल का? अभी क्या है कि आप देखेंगे 10-11 को जो है तारीख को 11 मई को शनि वक्री हो जा रहे हैं सुबह 9:39 पर। वीनस वक्री हो रहे हैं मई 13 को, जुपिटर वक्री हो रहे हैं मई 14 को, प्लूटो वक्री हो चुके हैं कैप्रिकॉर्न में 162 डेज के लिए। देखिए, अगर देखें देश के दक्षिणी भाग में 3 प्लैनेट्स वक्री रहेंगे और ये जुपिटर तो वहां पर जून 29 तक है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति 29 तक है, पीड़ित है वहां पर। तो देश का जो दक्षिणी भाग, केमिकल, मेटल, रेलवे और मजदूर लेबर, जो ऐसा जो कि एक ढांचा बनाता है नेशन का, ऐसे लोगों को पीड़ा देश के दक्षिणी भाग में बहुत होगी। मैं गोचर जो देखती हूँ वो चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली देखती हूँ। तो अगर देखा जाए देश का जो सप्तम भाव है वो हो जाता है मकर राशि का, और वहीं पर इतने सारे प्लैनेट्स वक्री हैं। हालांकि प्लूटो का वक्री रहना वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन ही देता है, और ये रेस्टोरेशन अप्रैल 25 को जो प्लूटो वक्री हुआ था, ये रेस्टोरेशन काफी हद तक जो है लेटर ऑन चीजें बेटर भी करेगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ वापस। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय भांबी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और नंदिता पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिता जी, मैं आपके पास आती हूँ और शुरुआत उसी सवाल से कि शनि के वक्री चाल का क्या मतलब है और इसका कितना अच्छा और कितना बुरा असर पड़ सकता है तमाम राशियों के लोगों पर। का जो वक्री जो स्थिति होती है, सिग्नल नहीं आ रही लगता है, प्लैनेट वही रहना होता है, तो वो एक चेक मत करना, स्टेशनरी लेवल पे थोड़ा सा चाल उसकी होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इट इज गोइंग बैक, पर वो एक्चुअली पीछे नहीं जा रहा होता है, उसकी गति फिर भी चलायमान होती है। लेकिन जहाँ पे शनि की हम बात करें, जब शनि वक्री स्थिति में आएंगे, अभी क्या है रावत जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो 7.5 का प्रभाव है, काफी हद तक 7.5 के प्रभाव जो है अभी इस समय शनि के वक्री होने की वजह से धनु राशि में और वृश्चिक राशि में और ढैया में वापस आपके वृषभ राशि और कन्या राशि, इनमें थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा, भारीपन रहेगा। अगर आप इस राशि से संबंधित हैं, आपको इस समय बहुत अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए और संयम बरत के रहना चाहिए। कोई एग्रेसिव कोई डिसीजन इस चीज का आप खासतौर पे ध्यान, इस समय वक्री प्लैनेट इस समय बहुत सारे धीरे धीरे करके प्लैनेट्स वक्री होते जा रहे हैं। अभी शनि वक्री है, फिर गुरु वक्री होगा, शुक्र वक्री होगा, प्लूटो इज ऑलरेडी इन द वक्री स्टेटस। प्लूटो में तो मैं पिछले लगभग 6-8 सालों से स्टडी करते आ रही हूँ, स्पेशली यूरेनस, प्लूटो एंड जो मेजर प्लैनेट्स है, जिसका हमारा भारतीय ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं होता, हम नहीं कंसिडर करते हैं बिकॉज दे वेरी फार ऑफ। लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं, जब हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं, तो इन प्लैनेट्स का ओवरऑल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट है उसका जरूर असर होता है। और ये चीज मैंने बहुत पहले कर दी थी, शुरुआत में भी कह दी थी, लास्ट ईयर भी बोल रही थी कि जब भी सैटर्न प्लूटो आएगा, और अगर हम पिछला इतिहास देखें, उस समय पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा हुआ था 1918 के आसपास, अब जब भी सैटर्न प्लूटो का कंजक्शन लेंगे, उस समय महामारी आती है या किसी तरह का प्रकोप तो आता ही आता है, उसके अलावा प्लूटो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है। बहुत सारे मैं आपके पास लौटती हूँ। करिश्मा कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। लेकिन करिश्मा जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले अजय जी से एक सवाल। अजय जी, आपसे भी वही सवाल है कि इस वक्री चाल का क्या मतलब है, इसका किन राशियों पर और किन ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अभी 3 ग्रह वक्री होने वाले हैं। शनि जो भी 14 तारीख को जाएगा, 11 को होगा और 13 को शुक्र होगा और फिर गुरु होगा, और इन तीनों का जो है वक्री चाल का अगर अर्थ करें तो मैं बोल लूं? जी अजय जी, मैं करिश्मा जी आपके पास आती हूँ। अजय जी पहले पूरा कर लें। जी अजय जी, जो है 1 महीने 13 दिन रहेगा वक्री, और गुरु रहेगा 4 महीने 18 दिन, और शनि रहेगा 4 महीने 21 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ग्रह वक्री हुए। बोलते हैं, शास्त्र में लिखा है, वक्रे पापा महापापा। जब वक्री ग्रह वक्री होगा तो महापापी हो जाएगा, पापी ग्रह। और जब शुभ ग्रह वक्री होगा तो अपनी शुभता छोड़ देगा। 2 अलग सूत्र है, जब हम कुंडली में देखते हैं तो अलग हमारे सूत्र है, जब हम देश का, विदेश का, दुनिया का देखते हैं तो अलग है। इससे पहले मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ
कि कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू हेल्थ। यहाँ पर इंडिविजुअल डेस्टिनी काम नहीं कर रही, जैसे हर बार करती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। स्वस्थ लोग मर रहे हैं, डॉक्टर लोग मर रहे हैं जो बचाते थे, सैनिक लोग मर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टिव डेस्टिनी अफेक्टेड है, इंडिविजुअल राशि का महत्व खत्म है। यहाँ पर ऐसा हम नहीं कह सकते, जो बचाता है उसका तो वो सबसे ज्यादा खतरे में, तो हम क्या क्या करेंगे। तो ये बहुत अलग स्थिति है, इसको अगर हमको देखना पड़ेगा तो साधारण तरीके से देख नहीं सकते। जैसे वक्री ग्रह हो रहा है, जहां तक इन वक्री तीन ग्रहों का सवाल है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगले जैसे शनि वक्री होता है, शुक्र वक्री होता है और गुरु वक्री होता है, इसके बाद अगले 3-4 महीने बहुत खराब स्थिति होने वाली है। ठीक है, यहीं से विस्फोट हो जाएगा 11 तारीख। ठीक है करिश्मा जी, आपके पास से यही सवाल लेकर आ रही हूँ मैं, आपका आकलन क्या कहता है? ये कहता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये पैंडेमिक जाएगा नहीं, इसमें काफी अभी हंगामा होना बाकी है। करिश्मा जी से सवाल है अगला। करिश्मा जी, आपका आकलन क्या कहता है? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कोई भी सेव नहीं है। अगर हम वक्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि को अगर देखा जाए ज्योतिष के आधार पे तो एक पापक ग्रह कहा जाता है, पाप ग्रह कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो होता है वो शुभ ग्रह कहा जाता है। दोनों ही वक्री हो रहे हैं। और साथ ही साथ वक्री की अगर मैं परिभाषा दूं तो कम से कम हम ये जरूर कह सकते हैं कि वक्री उल्टा चलना या फिर टेढ़ी चाल चलना और धीमा हो जाना। इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं शनि की, तो शनि कहीं ना कहीं अगर हम बात ही कर रहे हैं तो पाप ग्रह है, मगर इसके साथ अगर ये वक्री होगा तो कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर उत्पन्न करेगा। मगर जितनी परेशानियां अभी तक हमने फेस करी हैं पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर, ये परेशानियां थोड़ी सी धीमी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जिस तरह से आप 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर देख ही रहे हैं, कभी कुछ कोई ना कोई दुर्घटना हमारे सामने आ ही रही है। मगर अब जो चीजें चेंज होंगी, जो बदलाव आएगा, वो उनमें ये चीजें जो हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये कम हो जाएंगी। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि प्रभाव जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कोरोना का प्रभाव रहेगा। और आने वाले टाइम तक, यानी सितंबर तक, जब तक ये 142 दिन के लिए वक्री रहेगा, तब तक परेशानियां जरूर लोगों को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अजय जी, यही सवाल मैंने बाकी ज्योतिषाचार्यों से भी पूछा था और आपसे भी है कि देश के किस हिस्से में कैसा असर रहेगा शनि के इस वक्री चाल का? हम देख रहे हैं जैसे गुजरात हो गया, या हम देख रहे हैं चेन्नई की साउथ की तरफ हो गया, इन सारी जगहों पे, महाराष्ट्र एरिया हो गया, ये सारी जगहों पे इन शनि का जो है काफी हद तक प्रभाव रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ कोरोना भी इस समय पे ये संक्रमित एरियाज हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अगर हम न्यूज में देख रहे हैं हॉटस्पॉट जोन है या हम आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अजय जी, सवाल आपसे है, देश के किस हिस्से में कैसा असर रहेगा शनि के इस वक्री चाल का? आप भी जरा अपने आकलन के हिसाब से समझाएं अजय जी। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में स्थितियां जो है, महाराष्ट्र ऑलरेडी परेशान है, वहाँ दिक्कतें रहने वाली हैं। गुजरात है कि तमिलनाडु में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। तो एक्चुअली क्या है कि अभी स्थिति, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, ये अभी जा नहीं रहा। क्योंकि जो हम नए साल का जो हम बात किए थे, हमारा वीडियो भी हमने बोला भी है, जो 24 मार्च को जो हम नए वर्ष में प्रवेश किए थे संवत्सर में, तो वहाँ की जो स्थिति थी, तो हमने तब बोला था कि सारी स्थिति सितंबर तक रहने वाली है। अप्रैल में बढ़ेगी, मई में और बढ़ेगी, जैसे वक्री होंगे तो और बढ़ेगी, ये कंट्रोल होगी जाकर थोड़ा जुलाई में और बाकी सितंबर में। उससे पहले मुझे कोई ऐसा आसार दिखता नहीं। एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कभी देश में इमरजेंसी होती है तो फिर आम आदमी के राइट्स खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही जब कलेक्टिव डेस्टिनी दुनिया की खराब हो तो आपकी इंडिविजुअल कुंडली काम नहीं करती। अगर ये भूकंप आएगा तो मैं यहाँ कैसे बचने वाला हूँ और मेरा पड़ोसी कैसे बच जाएगा? तो ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम इस बात को हम ज्योतिष में नहीं ले रहे कि कलेक्टिव डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए चर्निंग पॉइंट। और ये जो अर्थ है, इसके ऊपर पृथ्वी प्लेनेट के ऊपर जो हमने अत्याचार किए हैं, सब सरकारों ने मिलकर, पूरे दुनिया की सरकारों ने मिलकर, पूरे कॉरपोरेट ने मिलकर हमने इसका जो शोषण किया है बुरी तरह से, तो प्रकृति अपने को रिपेयर करना चाहती है। चूंकि हम लोग सुधरते नहीं है, हम लोग मानते नहीं है, तो ये हम सबको पहली बार, मैं 10,000 की हिस्ट्री बता 10,000 साल की, ऐसा कभी नहीं हुआ। महाभारत हुई दुनिया में, और इस दुनिया में रावण को मारा गया, तो 2 महायुद्ध हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति भी बैठा हुआ है घर में, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, आप भी बैठे हो।
कोई फर्क नहीं है, इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार एचएस रावत के पास मैं चलती हूँ। रावत जी, किस तरह का कारोबार चलेगा इस हालत में, ये भी जरा बताइए, और कौन से कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा, कैसे कारोबार पर अच्छा असर पड़ेगा, ये अगला सवाल आ रहा है दर्शकों की ओर से। सुमन जी, मैंने जब पिछली साल 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था, तब मैंने ये फोरकास्ट किया था कि गुरु नीच का था, नीच के साथ में और 6 ग्रह थे। जब गुरु नीच का होता है तब भी गुरु नीच का होता है तो ये फाइनेंस का कारक होता है, धन का कारक होता है, ये एजुकेशन, भाग्य, कर्म, लाभ का कारक होता है। वही नीच था और उसी की राशि के ऊपर ये ग्रहण था, तो इसका कारण कि फाइनेंस तो कमजोर हुआ। अगर हम देखते हैं कि कितने समय तक ये फाइनेंस की जो स्थिति है डगमगाएगी ग्लोबल, क्योंकि पूरी, जैसे भी आदरणीय वामी जी कह रहे थे कि वो सच कह रहे थे कि जब स्टार वार होता है, ग्रहों का युद्ध होता है, तो पृथ्वी लोक प्रभावित होती है और हम पृथ्वी लोक के प्राणी हैं। तो यहाँ पर गुरु अभी 30 जून तक नीच रहेगा, तो 30 जून तक स्थिति यहाँ चरमराएगी। 30 जून के बाद अपनी स्वराशि में आएगा केतु के साथ। गुरु केतु की युति के अंदर झंडा ऊंचा होना शुरू हो जाता है। तो जब अपने घर में गुरु आएगा तो फाइनेंस की स्थिति थोड़ी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी, एजुकेशन फील्ड में डेवलपमेंट आएगा, बिजनेस में डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा, जिन जिन चीजों का गुरु कारक है उसमें अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और शनि अपनी स्वराशि के अंदर विचरण करना शुरू कर देगा, तो शनि पेट्रोकेमिकल्स का कारक है, कोयले का कारक है, ट्रांसपोर्ट का कारक है, इन सब चीजों से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। श्रुति जी, आपका आकलन क्या कहता है कारोबार को लेकर? मेरा आकलन ये कहता है कि अभी कारोबार फ्लक्चुएट करता रहेगा। श्रुति जी, अगला सवाल है, मैं आपके पास आती हूँ फिर से एक बार रावत जी। श्रुति जी से अगला सवाल है, आपका आकलन क्या कहता है कारोबार को लेकर? देखिए, बिजनेस के अकॉर्डिंगली बहुत स्लो चलेगा, फाइनेंशियल मार्केट स्लो चलेंगे, बट देश का अगर देखा जाए तो वैसे राहु अगर चंद्र कुंडली से देखा जाए तो 12th हाउस में बैठा है। लॉसेस आपकी कंट्री में फाइनेंशियली रहेंगे अंटिल राहु ट्रांजिट, जो कि होगा 19 सितंबर 2020। आफ्टर 19 सितंबर काफी हद तक उठाव होगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है 2 अगस्त। शुक्र का राशि परिवर्तन राहु के साथ हो जाएगा, तो अभी तक जो ये संपूर्ण काल सर्प योग की एक, जो वैसे ही देश की कुंडली काल सर्प योग है और गोचर में भी जो चल रहा है, इसके बाद सूर्य का जो 17 जून को होगा उससे हटेगा और फिर शुक्र के राशि परिवर्तन से पूर्णतः हट जाएगा। तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन 2 अगस्त से होगा तो फार्मास्यूटिकल्स, लग्जरी आइटम्स, केमिकल्स, ये इंडस्ट्रीज बेनिफिट करेंगी। इसके अलावा जो भी सेवाएं जो कि महिलाओं से जुड़ी हुई रहती हैं, या फैशन से या टेक्सटाइल से, इनमें भी बेनिफिट होने के अंदाजे नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां आती है बैंकिंग मैनेजमेंट की, तो अगर देश की कुंडली से देखें तो देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में रहेंगे, ट्रांजिट हो तो जाएगा, क्योंकि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब ऑलरेडी गुरु बृहस्पति 6th हाउस में थे केतु के साथ। यानी कि मेरा अगला सवाल नंदिता जी से है। नंदिता जी, मैं आपके पास आती हूँ, और कई लोगों का ये सवाल आ रहा है कि अगर इस दौरान बच्चों का जन्म हो तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उस प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? I'll just go back to the earlier question, which was about which areas affected. So, Rahu southwest का कारक होता है. Most of the people were not trying to talk about it. तो साउथ-वेस्ट के एरियाज इंडिया में और वेस्ट का एरिया, पश्चिम का कारक शनि, ये एरियाज नॉर्थ ईस्ट का कारक जो होता है जुपिटर हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट का मर्करी। इस समय ये समस्या शुरू हुई तो ये सारे ग्रह पीड़ित थे उस वक्त में। तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट एरिया, ये हम बहुत शुरू से, साल के शुरू में जनवरी से बोल रहे थे कि ये एरियाज यहाँ पे पीड़ित रहेंगे। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इस समय अगर संतान होती है तो क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो संतान का एक सूतक काल होता है, आपने उस समय जरूर नवग्रह शांति करवानी चाहिए। ऑब्वियसली आप इस समय पंडित जी को बुला करके नहीं करवा सकते, तो आप घर में खुद सत्यनारायण की अगर आप कथा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नारायण पालन करता होते हैं, और इस समय क्योंकि गुरु जो है थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो रहे हैं, एक तो नीच, उसमें भले ही नीच भंग योग चल रहा है उनका, वक्री चले जाएंगे, तो एक गुरु क्या होता है, अबंडेंस का कारक, संतान का कारक, विस्तार का कारक। ठीक है, आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। और भी दर्शकों के कई सवाल आ रहे हैं जो लेकर मैं आपके पास आऊंगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोई बात चले, और आज हम इस पे बात कर रहे हैं शनि के वक्री चाल को लेकर। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम फिर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों के पास आती हूँ, क्योंकि कई सारे सवाल हैं दर्शकों के जो आपसे जवाब जानना चाहते हैं। अजय भांबी जी, मैं आपके पास आती हूँ और सवाल ये आ रहा है कि इस साल अगर शादी है तो शनि के इस वक्री चाल को देखते हुए क्या सावधानियां बरतें? आज शनि की बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, और हमको शनि को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि मामला काफी अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शनि वक्री है, ये तो अब होने वाला है। गुरु वक्री हो रहा है। गुरु की मुश्किल क्या है, पिछले 3 साल से गुरु अतिचारी है। अब अगले 2 साल और रहने वाला है। जब भी कभी गुरु 4 साल से अधिक समय के लिए अतिचारी होता है तो उसके अलग परिणाम होते हैं। जब वक्री होता है तो उसका अलग परिणाम होता है। यहाँ पर ये अतिचारी है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि मकर में ये अतिचारी होकर वहां पर बैठा हुआ है, वहां वक्री है। इसका मतलब है ये शनि से ज्यादा घातक है। तो यहाँ पर गुरु और शनि फाइट के मूड में, स्टार वॉर की बात करें। और दूसरा, शुक्र जो है देश कुंडली में, शुक्र की हम बात करते हैं। देश का हमारी कुंडली का जो लग्न है, टॉरस लग्न है, वहां पर जो हमको दशा चल रही है देश की, भारत की कुंडली में, वो चंद्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, बुद्ध की प्रति अंतर्दशा है। वर्तमान में ये स्थिति जून तक रहने वाली। ठीक है, और ये तीनों ग्रह तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, यही सवाल लेकर के मैं श्रुति जी के पास भी जाती हूँ। श्रुति जी, आप क्या सजेस्ट करेंगी दर्शकों को, अगर शादी है तो क्या एहतियात बरतें? देखिए, अगर शादियां हैं तो ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग एंड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो तो आपको रखना ही है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो मुहूर्त देख लीजिएगा, क्योंकि देव शयनी एकादशी से देव पुष्णी एकादशी तक तो वैसे भी विवाह नहीं होता है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी जब लग जाएगी, जो कि जुलाई के आसपास है, तब तो शादियां नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल यदि शादियों का मोड है तो आपको अपनी इंडिविजुअल कुंडली में शनि और जुपिटर दोनों की स्थिति, राहु की स्थिति देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। मेरे हिसाब से अब शादियों का सिलसिला है वो बेटर होगा कि 30 जून से लेकर जुलाई के आसपास हो, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि इससे पहले तक देवगुरु बृहस्पति पीड़ित, किसी भी शादी में मेल और फीमेल दोनों की कुंडलियों में देखा जाए तो जो लड़के होते हैं उनके में पत्नी भाव होता है शुक्र, और जो लड़कियां होती हैं उनके में पति भाव होता है देवगुरु बृहस्पति। तो शुक्र भी इस समय वक्री है, जो कि हो जाएंगे 13 मई को वेडनेसडे दोपहर 12:14, और जुपिटर भी वक्री हो जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह का वक्री होना। ठीक है, करिश्मा जी, क्या आप भी कोई अहम उपाय बताना चाहती हैं अगर शादी है तो उन दर्शकों के लिए जिनकी क्यूरियोसिटी है? आप भी कुछ उपाय बता दें। सही बोला, एकादशी से और एकादशी से शादियां जी। और जो इस बीच में विवाह करते हैं उनको बिल्कुल अपनी कुंडली में इन चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप विवाह टाल सकते हैं इस समय पे, क्योंकि देखिए स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है। दूसरी चीज, इस समय पे अगर हम अंक शास्त्रों के अनुसार भी देखें तो ये जो साल रहेगा राहु का रहेगा, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। तो इस वजह से अगर आप अपनी शादी पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप नवंबर से आप दिसंबर या फिर अगले साल स्टार्टिंग में 2021 में विवाह करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। फिर भी जो लोग इस साल विवाह करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि वो शनि के और बृहस्पति के दोनों के उपाय करके और शुक्र के साथ ठीक है। रावत जी, क्या आप यही सजेस्ट करेंगे कि अगर शादी है इस साल तो उसको कैंसिल कर दें अगर पॉसिबल हो तो? ऐसा नहीं मानता कि प्रकृति के अनुरूप सारे काम होते रहते हैं। बच्चे भी पैदा होंगे, उनके लिए भी कई लग्नें बहुत अच्छी होंगी, उनके स्टार भी बड़े जबरदस्त होंगे, और बकरी शनि को इतना बड़ा नुकसानदायक नहीं होगा। और जब हम शादी करते हैं तो उसमें एक मुहूर्त विज्ञान होता है हमारा, और मुहूर्त देखते हैं, पिंसोपक बल बोलते हैं। उसमें हम 3 बल देखते हैं, चंद्र बल यानी चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य बल सूर्य की स्थिति क्या है, और गुरु का बल। तो ये तीनों अगर अपनी अपनी जगह पर अच्छी जगह पर प्लेस है तो 12.5 बल तो इन्हीं के हो जाते हैं। और बकरी शनि का कोई वैवाहिक जीवन में ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ बकरी शनि का ग्लोबल इफेक्ट होता है। जैसे भामी जी ने कहा था ना कि स्टार वार है, उसका इफेक्ट जरूर आता है। इसलिए जो शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अपना ध्यान रखें, साथ में अपनी कुंडली को मिलान करके, तैयारी के साथ कुंडली मिला करके करें तो अच्छा हो सकता है। अगर शनि आपका बाधक बनता है कुंडली के अनुसार फेरे के समय पर, शादी के समय पर, तो शनि की पूजा पाठ दान करने के बाद
शनि को सीधा किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में उस समय पूर्ण रूप से सही स्थान पर नहीं है तो आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक और है, ये कामों को नहीं रोकना चाहिए। अगला सवाल मैं लेकर नंदिता पांडे के पास आना चाहती हूँ। नंदिता जी, एक और सवाल है दर्शकों की ओर से, और वो ये है कि अगर कोई शुभ काम करना है तो वो कब करें शनि के वक्री चाल को ध्यान में रखते हुए, और वो कैसे करें? क्या कोई खास उपाय इसके लिए हो सकता है? वक्री इतना इसका ना हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना नहीं है कि वो खराब ही करेगा। जैसे शुरू में आई रिमेम्बर रावत जी कुछ बोल रहे थे कि अच्छा भी करता है, तो कुछ एक लोगों के लिए अच्छी स्थितियां भी लेकर के आ जाए और कुछ लोगों को रिलीफ भी लेकर के आएगा। अभी जो योग की हम बात कर रहे हैं कि योग कैसा रहे या क्या करे, कब अच्छा चीज करे, तो देखिए जो पूरे साल में जो शुद्ध मंथ जिसे मैं बोल सकती हूँ महीने रहेंगे, वो रहेंगे अक्टूबर और 15 नवंबर के आसपास तक का, क्योंकि उस समय शनि अपनी स्वराशि में रहेंगे, राहु केतु की परिधि से गुरु जो है हट जाएंगे, गुरु अपनी खुद की स्वराशि में रहेंगे। तो दो मेजर ग्रह प्लैनेट्स बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर हम साउथ इंडियन पैटर्न से देखें तो उनके हिसाब से राहु केतु उच्च के जाएंगे, पर हम नॉर्थ इंडियन वैदिक हिसाब से देखें तो राहु केतु मित्र राशि में रहेंगे। सो ऑल दीज प्लैनेट्स जितने भी हैं ये सारे बहुत अच्छी स्थितियों में आपके अक्टूबर में और आपके नवंबर में रहेंगे। नवंबर सेकेंड हाफ में मैं इसलिए अवॉइड करने को बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त में आपका 30 नवंबर के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ेगा और 14 दिसंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा। बहुत खतरनाक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अप्रैल से लेके जून तांडव कराएगा। इस समय कोरोना हो या नहीं हो, बहुत यहाँ पे विकराल स्थितियां बनेंगी पुलिस और जनता में, क्योंकि पुलिस मंगल का कारक होती है, जनता शनि का कारक होता है, उनमें टकराव की स्थितियां बनेंगी। और धर्म गुरु अजय भांबे जी आपसे भी यही सवाल है। जो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो शुभ काम है वो कब करें और किस तरह से करें, क्या उसका कोई खास तरीका हो सकता है ये तमाम हालात को देखते हुए? पूछ रहे अजय जी से सवाल है। प्लीज बोलिए, दोबारा बोलिए। अजय जी आपसे सवाल है, शुभ काम अगर करना हो तो वो कब करें और किस तरह से करें, ये सवाल आ रहा है दर्शकों का। ओके, एक ऐसा बोलते हैं कि जहाँ तक शुभ कार्य का सवाल है, इंडिविजुअल लेवल पर सारे काम का आदमी करता ही है, करना ही पड़ते हैं क्योंकि स्थितियाँ ऐसी रहती हैं। तो उसके लिए अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने सही समय का मुहूर्त के हिसाब से आप अगर उसका विश्लेषण कराने के बाद अपना कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी मर जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि हर आदमी को खतरा है, लेकिन ये इनविजिबल है, वो हमारा दुश्मन है, ये दिख नहीं रहा, दिखे तो उसका कुछ करे, और कहाँ से आता है इसका नहीं मालूम। इसलिए ये जो साल है बेसिकली अगर बोलूँ 2020, थोड़ा इसमें अगर हम शुभ काम तो करें, बहुत रिस्क टेकिंग काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमको जान बचे तो लाखों पाए वाली स्थिति है। क्योंकि मामला अभी सुधरा नहीं है भारत में, लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, यही सवाल है सर, मैं आपके पास आती हूँ। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। एच एस रावत जी से यही सवाल है कि अगर शुभ काम करना हो तो क्या थोड़ा इंतजार कर लें या फिर कुछ खास विधि का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं वो शुभ काम? हमारे ग्रह 3 तरीके से वर्क करते हैं एक होरा संहिता गणित के अंदर। अभी जो सिचुएशन पूरी चल रही है वो पृथ्वी को प्रभावित कर रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इंडिविजुअल्स अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, या मैं कहीं यात्रा करना चाहता हूँ, या कहीं कुछ ये लॉकडाउन खुलने के बाद कोई ऐसी चीज करना चाहता हूँ, तो वो मुहूर्त तो रेगुलर है, उन मुहूर्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र स्वराशि के अंदर चल रहा है, शनि स्वराशि के अंदर चलेगा, राहु की उच्च की स्थिति है, केतु की उच्च की स्थिति है, गुरु स्वराशि में आएगा। तो ग्रहों की चाल को अगर देखें और जो बच्चे इस समय पैदा होंगे उनका फ्यूचर बड़ा जबरदस्त होगा, ऐसा नहीं है कि। लेकिन मैंने कहा ना, जब स्टार वार होता है वो कैलकुलेशन अलग होती है, जब कोई ग्रहण होता है तो कैलकुलेशन अलग होती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने ये कहा था कि जब 2 तिथियों के बीच में एक ग्रहण आता है तो वहां बहुत लोग हताहत होते हैं, करोड़ों लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार के जब ग्रहण आते हैं तो हम इंडिविजुअल्स को अलग प्रभाव करते हैं और साथ में पृथ्वी लोक को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पृथ्वी लोक प्रभावित हो रही है, और जो इंडिविजुअल्स अगर मैं कोई मुहूर्त करना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए कोई भी वक्री ग्रह, कोई भी नीच का ग्रह कहीं भी किसी प्रकार का हानिकारक होता नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है सर, और उसको लेकर के मैं श्रुति जी के पास जाती हूँ। सवाल वही पुराना है, कोरोना कब खत्म होगा और इसकी क्या वापसी होगी, ये दर्शकों की ओर से सवाल अगला आ रहा है। श्रुति जी। देखिए,
कोरोना के बारे में मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था। जब मैंने 2019 में राहु ट्रांजिट का वीडियो निकाला था, तब मैंने कहा था वायरस एग्जैक्टली नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज पे, यानी कि प्रोबेबली चाइना पे कोई ना कोई अटैक होगा। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कोरोना कब खत्म होगा? देखिए, वायरस नेवर एंड्स। लेट्स टॉक लॉजिकल। वायरस रिमेन्स। व्हाट एग्जैक्टली एंड्स इज यू गेट एन एंटीडोट। आपको एंटीडोट या वैक्सीन होगा इसका। कि शुक्र बुध का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है अभी, जो आज बुध मूव कर गए हैं, वो भी वृषभ राशि में, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन बुध राहु सूर्य की जब स्थिति बनेगी एक साथ, या फिर सूर्य और राहु एक साथ होंगे, तब सूर्य जो कि जून में आएगा राहु के साथ, तो ये धीरे धीरे जो है ना राहु के प्रभाव को खत्म करेगा। ये जो हो रहा है, कोरोना हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु की जो पोजीशन है। तो ये, और देखिए राहु क्या होता है, मुखौटा होता है, ये मास्क होता है। इसने विश्व के मुंह पे मास्क लगा दिया है, सबके मुंह पे मास्क है। राहु अपनी छाप छोड़ के जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी सवाल का जवाब करिश्मा जी अगर आप भी दे सकें, क्योंकि लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो संकट का काल है उससे कब हमें मुक्ति मिलेगी? 2020 के आसपास, और एक रिलीफ मिलेगा। कोरोना संकट का काल चल रहा है, ये जब तक हम ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, मगर जब तक राहु का ट्रांजिट नहीं होगा, यानी 23 दिसंबर 2020 को जब तक राहु का ट्रांजिट नहीं होगा, तब तक ये जो स्थिति बनी रहेगी। और साथ ही साथ इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये स्थिति चेंज हो जाएगी, यानी वायरस जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर जो चीजें चल रही हैं वो कम हो जाएंगी, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर हो जाएगी। जी जी, ठीक है। एच.एस. रावत जी, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी अगर देखा जाए तो यही है कि कोरोना कब खत्म होगा और क्या खत्म होने के बाद फिर से एक बार इसकी वापसी होगी? रावत जी, मैं आपको बड़ा साइंटिफिक सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से। अभी तो कालसर्प योग में पृथ्वी चल रही है, यानी हम सूर्य को पृथ्वी, पृथ्वी को सूर्य लेते हैं। 30 जून के बाद बृहस्पति स्वराशि में होगा, केतु के साथ मजबूत स्थिति में आएगा, और जब बृहस्पति आता है तो अमृत वर्षा होती है, शुभता आनी शुरू हो जाती है अंतरिक्ष में। धीरे धीरे 30 जून से कम होना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी पूर्ण रूप से, यानी सूर्य कालसर्प योग से 16 जुलाई को बाहर हो जाएगा और पृथ्वी के अंदर जान आ जाएगी। पृथ्वी में अपनी क्षमता बढ़ जाएगी, बाकी के जो स्टार जो नुकसान कर रहे हैं वो कम करेंगे। तो इसका मतलब 30 जून और 16 जुलाई के बाद ये कोरोना समाप्त होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 समाप्ति की तरफ चला जाएगा। फिर अगस्त में 2 अगस्त से और खत्म होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वापसी आने का कोई चांसेस नहीं है। वापसी अगर एक झटका लगा तो फिर 20 नवंबर के बाद थोड़ा सा लगेगा, लेकिन तब तक सरकार वैक्सीन बना चुकी होगी, इसलिए दोबारा आने के चांसेस नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी दर्शक को। बस थोड़ा सा 30 जून और 16 जुलाई तक इंतजार करें। मेरी शुभकामनाएं, सब अच्छा होने वाला है। अजय बाम्बी जी, क्या आपका भी आकलन यही कहता है कि एक बार चला जाएगा कोरोना तो फिर से एक बार वापसी नहीं होगी? क्या आप ये दर्शकों को एश्योरेंस देंगे? मुझसे पूछिए, मेरे को आवाज नहीं आती आपकी। जी अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ गई, ठीक है। सवाल यही है कि क्या कोरोना एक बार चला जाएगा फिर से एक बार वापस नहीं आएगा? क्या ये श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है ज्योतिषी गणना के मुताबिक? मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोरोना जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं विज्ञान समझता हूँ। विज्ञान ये बोलता है कि कुछ जाता नहीं है। डेंगू नहीं गया, HIV नहीं गया, उसका रूप बदलता है, उसके म्यूटेशन होता है। साइंस तो ऐसा बोलती है, ये भी नहीं जाएगा। और ये जब आया है, जाएगा नहीं, इसका इम्पैक्ट कम होगा। इसका इम्पैक्ट कम, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सितंबर से हम चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा जब इसके लिए प्रॉपर वैक्सीन मिलेगी। उससे पहले बातें होंगी, वहाँ मिलेगी, वहाँ से उसका रिलीफ होगा, कंट्रोल में आएगा। लेकिन अभी हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। भारत में हम सब घूमते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना कंधे से कंधा टकरा के चलते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें हम। तो ये हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर बार सरकार थोड़ी समझाएगी हम लोगों को। हम अगर हर आदमी समझे, हर दर्शक समझे, हमारा आपके चैनल का देखने वाला, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल है। ये जो घटना घटी है, इससे हमको एक नए तरीके का सोच करना पैदा करना पड़ेगा। जैसे भी आप शादी की बात कर रहे थे, अगर शादी आप कम लोगों के साथ
करते हैं, बात खत्म हो गई। 20-25 लोग हैं, उतने आप खास लोग होते हैं, बाकी तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इससे हम इकोनॉमी भी अपनी अच्छी कर सकते हैं, स्थिति भी अच्छी कर सकते हैं, विभाग भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम ऐसा करें, अगर अपने तौर तरीके बदले, पहले ऐसे ही करते थे गाँव के लोग, हम तो ऐसे होता था। गाँव में कुछ लोग आते थे, बात खत्म हो जाती थी, चाहे मृत्यु हो, चाहे भोज हो, चाहे शादी हो, तो ऐसा भी हंगामा नहीं होता था। अब तो बड़ा भारी इवेंट हो जाता है। तो उससे अगर बचे तो हमारी चूंकि इकोनॉमी स्थिति भी काफ़ी खराब होने वाली है, खराब हुई गई है, अगर उसको भी हमको संभालना है, क्योंकि हमारे जो हम देखते हैं, जो टेलीविजन आप लोग दिखाते हैं, वो तो बड़ा विवश है देखती, मजदूरों को देखो, इसको ठीक है। तो श्रुति द्विवेदी जी के पास मैं जाती हूँ। श्रुति जी, आपका ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है कोरोना के खात्मे को लेकर? मेरा आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी श्रुति जी, आपसे सवाल है। जी मेरे हिसाब से जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी श्रुति जी, आपसे सवाल है। चलिए शायद मेरे हिसाब से कोरोना, जैसा अजय जी ने बोला और मैंने पहले भी कहा कि द वायरस नेवर गोज, कोई भी वायरस नहीं गया, स्वाइन फ्लू नहीं गया, कोई भी फ्लू नहीं गया, बट ऑफ कोर्स एंटीडोट्स आ जाएंगे और ये एंटीडोट्स आपके अगस्त के आसपास कारगर एंड अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे रावत जी ने कहा कि 30 जून, जैसे मैंने पहले भी कहा, 30 जून के आसपास से यू विल सी रिलीफ इन द कंट्री। बट फिलहाल ये शनि का वक्री होना रेस्टोरेशन का आएगा, देश के दक्षिणी भाग में काफी हद तक आराम की सिचुएशन भी लेकर आएगा, लेकिन नॉर्दर्न एरिया विल बी बैडली इम्पैक्टेड। ठीक है। नंदिता पांडे जी के पास मैं फिर से एक बार आती हूँ और एक और सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि घर के अंदर क्या किया जाए जिससे कोरोना का संक्रमण ना हो और स्वस्थ रहे दर्शक। नंदिता जी, घर के अंदर सबसे पहले तो हम अगर एक अपने आचरण में सुधार करें, खान पान में सुधार करें, थोड़ा व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करते हैं, ध्यान करें, मंत्र करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, अगर हम अपने आप को संयम में रखें, ये बहुत अच्छा समय है घर वालों को जानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप समझ सकते हैं, आप एक दूसरे की समस्या समझ सकते हैं। तो कभी आदमी को भीतर भी जाना, हर बार तो हम बाहर ही जाते रहते हैं, कि भीतर जाने का समय है। और जो मैं यहाँ पर हूँ पिछले, तो मैं जब तक घर से बाहर भी नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, कहीं पर भी जाने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पर ही मैं अपना पढ़ता रहता हूँ, मैं फोन भी बहुत कम करता हूँ लोगों को। ठीक है, ठीक है। यही सवाल नंदिता जी से है मेरा। नंदिता जी, आप क्या सुझाव देंगी दर्शकों को? पहले तो मैं 2 चीज बताऊंगी। एक तो कोरोना कब खत्म होगा, तो शायद मेरे पास आते आते आप भूल जाती हैं कि मैं भी पैनल में बैठी हुई हूँ। एनीवे, जो मेरा आकलन रहा है कोरोना खत्म होने का, अभी कोरोना कब आएगा ये भी आप मेरे ब्लॉग में जाएंगे तो मैंने मार्च 2019 में लिखा था, बीमारियां या इस तरह की स्थितियां शनि की वजह से होंगी। दिसंबर वाले ब्लॉग में भी मैंने ये बहुत मास इलनेस, इनफैक्ट उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की स्थितियां 2020 में आएंगी, क्योंकि 2020 राहु का साल है और राहु जो है वायरस का कारक होता है। अब खत्म कब होगा? खत्म होगा सितंबर, ये हम शुरू से बोल रहे हैं, राइट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, इनफैक्ट मार्च फर्स्ट वीक से मैं इस बारे में बहुत डिटेल्स में बात कर रही हूँ। और उसके पश्चात जो है इसके दोबारा से रिवाइवल जोन की सिचुएशन 20 नवंबर के बाद स्थितियां फिर भयावह होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी अप्रैल 2021 तक का कोरोना और नो कोरोना वायरस किसी न किसी फॉर्म में अभी इम्पैक्ट करता रहेगा। वी नीड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट आवरसेल्व्स और सारी चीजें। वैक्सीन के लिए भी मैंने पहले बोला था कि आपका 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में कुछ ना कुछ इस बारे में शोध होगा या डिस्कवरीज होंगी। और आप देखें, कल ही चाइना ने एक आर्टिकल निकाला है, परसों अमेरिका ने बोला, फ्रांस ने बोला, इजराइल ने बोला कि वैक्सीन आ गई हैं, ट्रायल्स हैं। चाइना ने तो कल बोला कि फर्स्ट ट्रायल्स उनके सक्सेसफुल हो गए। लेकिन ये कमर्शियली कब तक अवेलेबल होगा? तो सब सितंबर लास्ट वीक जो है, जिसमें प्लैनेट्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे, एंड अक्टूबर इज द मंथ जहाँ से स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। प्रश्न आपने पूछा कि क्या आप ऐसा घर में कर सकते हैं? वायरस जो होता है, वायरस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। अर्थ की जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी है 27.4 हर्ट्ज, लेकिन वायरस किस में टिकता है? 5.5 हर्ट्ज से लेकर के 14.5 हर्ट्ज के बीच में। तो जब हम अच्छी सोच रखते हैं, अपनी ऑरा को स्ट्रेंथ करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या धुनी जला के घुमाते हैं, या सॉल्ट लैम्प जलाते हैं, ये सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट में नेगेटिव आयंस को ज्यादा
चार्ज करती है और एकदम से एनवायरनमेंट जो होता है बहुत शक्तिशाली हो जाता है, हायर एनर्जी जोन में, ठीक है, हायर ठीक हर्ट्ज है। में। करिश्मा जी, आपसे भी वही सवाल है और उसके बाद मैं अगले सवाल पर आऊंगी। सवाल जो है वो ये कि घर के भीतर क्या करें जिससे संक्रमण ना हो। आप सॉल्ट लाइम जला सकते हैं घर के बीच में, आप गुग्गल धूप लोबान जला सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि उससे जो धुनी निकलती है वो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करती है। रोज आप जलाएं तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन वहां पे खत्म हो सकता है। उसके पश्चात आप साथ ही साथ आप ध्यान करें, योग करें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, अपनी बॉडी सिस्टम में अल्कलाइन स्टेटस लेके आए, यानी कि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। कैसे बनेगी? आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप हल्दी ले सकते हैं, आप अश्वगंधा ले सकते हैं, आप इसका नॉर्मल घर पे काली मिर्च अदरक होता है उसको ग्राइंड करके उसका तुलसी डाल करके हल्दी डाल के काढ़ा बना के पिए। ये आपके शरीर में जब जाता है तो आपके एनर्जी लेवल को हाई करता है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के ठीक है। एक आखिरी सवाल है मेरे पास दर्शकों की ओर से आ रहा है और वो एक एक करके मैं आप सबके पास लेकर आऊंगी। शुरुआत में एसएच रावत साहब आपसे करती हूँ। रावत जी, शनि और गुरु के प्रकोप से बचने के लिए खान पान में क्या बदलाव करें, ये अगला और आखिरी सवाल है। सबसे बड़ी बात है खान पान के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर 2 घंटे में गर्म पानी पीता हूँ, अभी भी गर्म पानी मेरे पास है। हर 2 घंटे में गर्म पानी लेते रहें। चिकनी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें जो गले पे चिपकती हों, पहली बात, क्योंकि शनि जो है चिकनाई का कारक होता है और गुरु फैट का कारक होता है। फैटी चीजें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, चिकनी चीजें ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, ब्रेड पकोड़े ना खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप ये खाते हैं तो एक तरह से जहर है और कोरोना को दावत देने वाली बात है। सुबह खाली पेट शौच निवृत्ति के बाद अगर आप 1 कप गर्म पानी लेते हैं तो आपका पूरा इनर सिस्टम बड़ा मजबूत होगा। और ये जो युति है गुरु और शनि की, इसको कहीं ना कहीं ये साफ करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है। अजय बाम्बी जी, खान पान में क्या बदलाव करें? खान पान में सबसे बेहतर होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट, इसका सेवन करें, इसको बढ़ाएं और सात्विक रहें, सात्विक खाना खाएं और थोड़ा खान पान में ध्यान रखें और संयमित खाना खाएं, उतना खाना खाएं जितना आवश्यक है। और बल्कि हमारे यहाँ तो बोलते हैं गर्मी के दिन है, आजकल ग्रीष्म ऋतु है पूरे देश में, गर्मी में थोड़ा कम खाना चाहिए, सर्दियों में कहते हैं ज़्यादा खाना चाहिए। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 खाइए, 3.5 खाइए। 3 रोटी के लिए फल खाइए और थोड़े जूसेस लीजिएगा और लाइम लेना, जो आपके लिए लेमन लेना बहुत ही अच्छा है। और जितने भी ये हैं आपके संतरा वगैरह, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। विटामिन सी जहाँ मिलती है जिसमें भी, उसको करना चाहिए। आंवला बहुत अच्छा है। ठीक है। नंदिता पांडे जी, आप क्या सुझाव देंगी खान पान को लेकर दर्शकों को? नंदिता जी, आप मुझे सुन रही हैं? आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी नंदिता जी, खान पान को लेकर क्या सुझाव रहेगा आपकी ओर से दर्शकों को? देखिए, जो कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है, समय सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि आप अपना घर जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइज करके रखें, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। टाइम टाइम पे हाथ धोते रहें। सबसे बड़ी चीज़ इस समय पे, यदि आप घी का दीपक जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, लौंग डाल करके, तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हर तरह के रोगाणु, विषाणु, कीटाणु, जितनी भी ये सारी समस्याएं हैं वो सभी हल हो जाती हैं। तो इस समय पे घी का दीपक जरूर जलाएं, कपूर जरूर जलाएं। और अगर खान पान की हम बात करें, ग्रीन वेजीज जरूर लें। साथ ही साथ जो विटामिन सी में बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, जैसे लेमन हो गया या ऑरेंज हो गया, या आजकल गर्मियों का समय है तो मौसमी आ रही है, तो आप ये सारी चीजें लें ताकि ये चीजें जो हैं आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। साथ ही साथ हल्के गर्म पानी में आप 1 चम्मच हल्दी या आधी चम्मच हल्दी, जितना भी आपको सूट करे वो जरूर ले, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। जो टर्मरिक होती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आयुर्वेदिक औषधि होती है, जो कि हर तरह के बैक्टीरिया को, वायरस को हमारी बॉडी से डिटॉक्स करके रखती है। कोई भी ऐसी परेशानी हमें नहीं होती। और अगर हम वेजीज की बात करें तो उसको प्रॉपर तरह से धोएं, क्योंकि हम हाथ लगाते हैं, कोई भी चीज हम ले रहे हैं। अगर पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसा भी हम एक जी ठीक है। वक्त हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आज हमारे खास कार्यक्रम कोई बात चले में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।